यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग धनंजय, देवानंद, प्रशांत, अनिल, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अंकित, अनिल, निशांत, शीला, सद्दाम, सुधांशु, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. इतने जल्दी जल्दी नाम स्क्रॉल हो रहा है. सचिन, उमेश, रीना, प्रभु, सत्या, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स. एक मिनट. पहले कंजंक्शन थोड़ा सा बचा हुआ था, देन विल डू क्लोज टेस्ट. उसके बाद हम क्लोज टेस्ट करेंगे. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. A bit of conjunction left. Conjunction and parallelism. Yes. Good morning everyone. Good morning, good morning. How are you? I am fine. Love you Reena, love you. खुश रहिए प्रफुल्ल. लव यू एवरीवन. वैष्णवी, चलो पैरेललिज्म करके कंजंक्शन को खत्म करते हैं, फिर हम क्लोज टेस्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्लोज टेस्ट स्टार्ट करेंगे. और मैंने आपको कंजंक्शन का तीनों लेवल का शीट दे दिया है. आप अपने स्टडी मटेरियल में जाके देखना. स्टडी मटेरियल में देखना, कल से बनाना शुरू कर दीजिएगा, फिर मैं डिस्कस करूँ. एक 1 है, एक 2 है और एक 3. ओके, अपडेट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा एवरीबडी. अपडेट सेक्शन में चेक कर, नॉट अपडेट सेक्शन, स्टडी मटेरियल सेक्शन में चेक करना. कंजंक्शन का शीट डाला हुआ है. ओके, कंजंक्शन का शीट डाला हुआ है. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. कंजंक्शन एंड पैरेललिज्म. मैंने थोड़ा बहुत पैरेललिज्म आपको वर्ब में भी पढ़ाया था. पैरेललिज्म में क्या पढ़ाया था कि अगर हमारा दो वर्ड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो दोनों वर्ड को सेम होना है. कंजंक्शन सबसे फेथफुल टॉपिक है. नाउन को नाउन से जोड़ेगा, ठीक है, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, कंजंक्शन को कंजंक्शन से जोड़ेगा. ठीक है, तो सेंटेंस देखिए. एक दो चीज और याद रखना है. जब भी आपका सेंटेंस में इधर और आ गया, जब भी सेंटेंस में नीदर नॉर आ गया, इधर और आ गया, या नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, ये कहीं भी सेंटेंस में दिख गया तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में 2-3 एरर्स आ सकता है. ठीक है, 2-3 एरर्स आ सकता है. सबसे पहले तो करेक्ट पेयर चेक कर लोगे कि इधर के साथ नॉर नहीं लगाएंगे, इधर के साथ और लगाने की जरूरत है. और दूसरा क्या चेक करोगे? इन्वर्जन. ठीक है, इन्वर्जन होगा क्योंकि नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेता. और तीसरा क्या चेक करोगे? पैरेललिज्म. ठीक है, अभी मैं पैरेललिज्म वाला एरर करवा रही हूँ. कल तो हमने ये दोनों कर लिया था, इनकरेक्ट पेयर वाला करेक्ट पेयर चुनना था, इन्वर्जन वाला कर लिया था. आज पैरेललिज्म वाला करेंगे. लेकिन अगर एग्जाम में ये आ गया हार्डली स्कार्सली वाला सेंटेंस आ गया, या एग्जाम में नो सूनर आ गया, नो सूनर वाला आ गया, तो उस केस में क्या करना है? सबसे पहले करेक्ट पेयर देखना. हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, नो सूनर के साथ देन. और दूसरा एरर इन्वर्जन का. और हार्डली स्कार्सली के साथ ना पैरेललिज्म का एरर कभी नहीं आता है. पैरेललिज्म वाला इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली के साथ आता है. ठीक है, हार्डली स्कार्सली वाले में 2 ही एरर ढूंढना, या तो इनकरेक्ट पेयर लगा देंगे, या तो इन्वर्जन का एरर होगा, लेकिन नो सूनर और इधर और नीदर नॉर में एक और एरर आता है पैरेललिज्म का. ओके, चलो स्टार्ट किया जाए. सेंटेंस देखो. मिस्टर सिन्हा नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू अदर प्लेसेस. मिस्टर सिन्हा ने सिर्फ यहीं आना नहीं छोड़ा, बल्कि दूसरे जगह जाना भी छोड़ दिया. और एक दो चीज और ध्यान रखना है. ठीक है, एक दो चीज और ध्यान रखना है.
हाँ, एक दो चीज क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, सेंटेंस में नॉट ओनली आ गया, सेंटेंस में नॉट ओनली आ गया, बट ऑल्सो आ गया। पेयर तो सही है, द पेयर इज करेक्ट। नॉट ओनली बट ऑल्सो अपने साथ, नॉट ओनली अपने साथ बट ऑल्सो लेता है, पेयर सही है। आप बोलोगे कि मैम इसमें इन्वर्जन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया इन्वर्जन इसमें? मैंने इसमें इन्वर्जन क्यों नहीं किया है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होना चाहिए ना, बट मैंने क्यों नहीं किया? नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला सेंटेंस इन्वर्जन तब लेगा जब सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट होगा, जब नॉट ओनली शुरू में रहेगा। ठीक है, नॉट ओनली शुरू में रहेगा, बट यहां देखो, यहां पे सेंटेंस ये जो हार्डली है ना, ये हार्डली और स्कार्सली अपने साथ इन्वर्जन तब लेगा जब हार्डली और स्कार्सली से सेंटेंस शुरू होगा, नो सूनर से सेंटेंस शुरू होगा। अगर बीच में रहेगा तो इन्वर्जन नहीं चाहिए। हाँ, बिकॉज यस सिद्धि, बिकॉज इट इज इन द मिडिल, मिडिल में। ओके, अगर सेंटेंस ऐसा रहता है, he had scarcely left the station when it began to rain। अभी वो स्टेशन अभी वो मुश्किल से स्टेशन पहुंची ही थी, तब तक बारिश शुरू हो गई। आप मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने इन्वर्जन नहीं किया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ तो इन्वर्जन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्कार्सली बीच में, अगर स्कार्सली बीच में रहेगा, मिडिल में रहेगा तो इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर स्कार्सली से सेंटेंस शुरू होता ना, तब हम इन्वर्जन करते, स्कार्सली हैड ही। ओके, तो याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है कि हार्डली और स्कार्सली अपने साथ इन्वर्जन तभी लेगा जब सेंटेंस हार्डली स्कार्सली नो सूनर से शुरू हो। अगर बीच में रहे तो नहीं लेगा, बीच में रहेगा तो नहीं लेगा। ओके, तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। कंजंक्शन का पेयर सही है, ठीक है, कंजंक्शन का पेयर सही है, और इसमें इन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि नॉट ओनली बीच में आ रहा है, इन्वर्जन नहीं होगा। अब तीसरा एरर किसका जाएगा? पैरेललिज्म का। पैरेलल स्ट्रक्चर बनाना है, देखना है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पोजीशन में से किसका पोजीशन में एरर है, किसका पोजीशन में एरर है, पहले देख लो। कभी कभी एरर बट ऑल्सो वाले पोजीशन में भी आता है, कभी कभी एरर नॉट ओनली वाले पोजीशन में भी आता है। आपको देखना है किसी एक का पोजीशन किसका ठीक है। सेंटेंस देखो, मिस्टर सिन्हा नॉट ओनली स्टॉप कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू अदर प्लेसेस। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है? मिस्टर सिन्हा ने सिर्फ यहीं आना नहीं छोड़ा बल्कि बाकी जगह जाना भी छोड़ दिया। पहले तो आप मुझे बताओगे कि इस वर्ड में, इस सेंटेंस में किसका किसका कंपैरिजन हो रहा है? कंपैरिजन किसका किसका हो रहा है? किसका किसका कंपैरिजन हो रहा है सेंटेंस में? हॉस्पिटल नहीं पहला सेंटेंस में बोल रही हूँ, गोइंग और कमिंग का, गोइंग और कमिंग का। सिर्फ यहीं आना, कमिंग नहीं छोड़ा, बट वहां गोइंग भी छोड़ दिया। इसका मतलब है कमिंग और गोइंग का कंपैरिजन हो रहा है। अब देखो, ये जो है बट ऑल्सो, कमिंग और गोइंग का कंपैरिजन हो रहा है, तो बट ऑल्सो गोइंग के पहले लगा, ये तो बट ऑल्सो का पोजीशन सही है, बट ऑल्सो का पोजीशन सही है, कमिंग और गोइंग का हो रहा है ना, तो ये कंजंक्शन जो है बट ऑल्सो, ये तो सही जगह पे लगा है। गोइंग वर्ब का V4 फॉर्म, वर्ब का V4 फॉर्म। अगर बट ऑल्सो और कंजंक्शन, जैसे कि आपको पता है सबसे फेथफुल टॉपिक है, पैरेललिज्म चाहिए। अगर बट ऑल्सो गोइंग के पहले लगा है, वर्ब के ING के पहले, तो नॉट ओनली को भी ING के पहले चाहिए ना, बट यहाँ तो नॉट ओनली स्टॉप्ड के पहले लगा है, जो कि V2 फॉर्म है। कंजंक्शन बहुत वफादार है, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा और वर्ब के V4 फॉर्म को V4 से ही जोड़ेगा, V4 को V2 से नहीं जोड़ेगा। तो यहाँ पे नॉट ओनली का पोजीशन गलत है। जब गोइंग के पहले बट ऑल्सो, तो कमिंग के पहले नॉट ओनली, एरर यहाँ पे। अब ये सही है। ओके, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? मिस्टर सिन्हा स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग बट ऑल्सो गोइंग। अब करेक्ट कंस्ट्रक्शन है, करेक्ट पैरेललिज्म है यहाँ पे, ठीक है। गोइंग का कंपैरिजन कमिंग से, नॉट ओनली कमिंग बट ऑल्सो गोइंग।
बट ऑल्सो गोइंग, यस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां भी नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा है, तो सही है, कंजंक्शन में एरर नहीं है, द पेयर इज करेक्ट। इन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि इन्वर्जन तब होता है जब सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू होता है। अब हम पैरेललिज्म पे देखेंगे। अब बताओ किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? उसने सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं खोला बल्कि एक अनाथालय भी खोला। कंपैरिजन किसके किसके बीच है? हॉस्पिटल और ऑर्फनेज के बीच। तो ये तो सही है, बट ऑल्सो एन ऑर्फनेज। उसने हॉस्पिटल ही नहीं खोला बल्कि अनाथालय भी खोला, तो ऑर्फनेज के पहले बट ऑल्सो सही है। ऑर्फनेज, अनाथालय एक नाउन है। अगर हमारा बट ऑल्सो नाउन के पहले है तो नॉट ओनली को भी नाउन से पहले चाहिए, बट यहाँ तो नॉट ओनली वर्ब के पहले है, हॉस्पिटल से पहले लगा था। एरर यहाँ पे। ही ओपेंड नॉट ओनली हॉस्पिटल बट ऑल्सो ऑर्फनेज। चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा आप देखना है, इसीलिए मैंने बोला कि सेंटेंस में पहले देख के पढ़ लो किसके किसके बीच कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ कमिंग और गोइंग के बीच हो रहा था, तो इसका मतलब है गोइंग तो सही था, गड़बड़ी यहाँ पे थी। फिर यहाँ पे किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? हॉस्पिटल और ऑर्फनेज। तो ऑर्फनेज के पहले वाला कंजंक्शन तो सही था, बट हॉस्पिटल के पहले वाला गलत। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सदाम बताइए किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? He is not only known for his wisdom, वो सिर्फ अपनी समझदारी के लिए ही नहीं जाना जाता है बल्कि अपनी डिलीजेंस, कड़ी मेहनत के लिए भी जाना जाता है। चलिए बताइए सदाम किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? कभी कभी बट ऑल्सो ना, इसको एरर मत मानना, कभी कभी बट और ऑल्सो अलग अलग भी लगाया जा सकता है, अलग अलग भी लग सकता है। हाँ, विजडम और डिलीजेंस, उसकी समझदारी और उसके हार्डवर्क के बीच में हो रहा है। ये तो सही है ना, हार्डवर्क के बीच में हो रहा है, तो बट तो सही लगा है। ऑल्सो को मत देखना, ठीक है? कभी कभी बट ऑल्सो स्प्लिट होकर आता है, तो ये मत देखना कि ऑल्सो किसके पहले लगा है। मेन हम बट को मानेंगे। बट लगा है डिलीजेंस के पहले, डिलीजेंस नाउन है, भाववाचक संज्ञा, तो ये नाउन के पहले लगा है, तो नॉट ओनली को भी लगा दो नाउन के पहले। कहाँ पे होगा? या ऐसे भी देख सकते हो, फॉर भी देख सकते हो। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले बट लगा है, तो यहाँ भी प्रेपोजिशन के पहले नॉट ओनली लगा दीजिए, तो एरर इसी पार्ट में यहाँ आ जाएगा। ही इज नोन नॉट ओनली फॉर बट ऑल्सो फॉर। he is known not only for his wisdom but for his diligence. ऐसे बट के एक मिनट बट फॉर हिज डिलीजेंस ऑल्सो। नॉर्मल ऑल्सो के से सेंटेंस नहीं एंड होगा, नॉर्मल ऑल्सो से। आई डिड ऑल्सो, नॉर्मल ऑल्सो से सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन बट ऑल्सो वाला जो है ना, बट ऑल्सो, जब बट ऑल्सो आ गया तब हम ऑल्सो से सेंटेंस को एंड कर सकते हैं, बट अकेला ऑल्सो से नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई डिड द वर्क, ठीक है? ही डिड ऑल्सो, ऐसा लगा दिया। मैंने भी काम किया, उसने भी काम किया, ही डिड ऑल्सो। ये गलत है, ऑल्सो से कभी सेंटेंस खत्म नहीं होगा। लेकिन बट ऑल्सो वाला है ना, बट ऑल्सो वाला से खत्म कर सकते हो आप, क्योंकि बट एक जगह है, ऑल्सो अलग जगह, उससे कर सकते हो। हाँ खेमराज, वही चीज मैं बताना चाह रही हूँ। आई थिंक समझ गए होगी कि अकेला ऑल्सो से नहीं होगा, लेकिन बट ऑल्सो वाला ऑल्सो में आप सेंटेंस को ऑल्सो से एंड कर सकते हैं। कल जो वो पूछ रहे थे ना, वो अकेला ऑल्सो से पूछ रहे थे। ओके चलिए अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर। चलो बताओ आंसर। ऐसा नहीं है ललित, ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस और भी करवाऊंगी जो शीट में डाला हुआ है मैंने, ठीक है? जिसमें हमेशा ये तो सेंटेंस कुछ ऐसा बना है ना कि हमें नॉट ओनली में दिख रहा है, बट मैंने आपकी शीट्स में कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी डाले हैं ना
जहाँ पे एरर बट ऑल्सो में भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब भी एरर होगा नॉट ओनली में ही होगा, ऐसा नहीं है। चलो, ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। हाँ, वो सिर्फ कड़ी मेहनत पे ही बिलीव नहीं करता है बट ईमानदारी पे भी बिलीव करता है। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? ऑनेस्टी और हार्ड वर्क की हो रही है। हाँ, तो क्या कहाँ पे है? तो ऑनेस्टी तो सही जगह पे लगा ना, बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी, ये तो सही है। होना क्या चाहिए? ये आ जाना है यहाँ पे। ही बिलीव्स नॉट ओनली, देखो इन के पहले बट ऑल्सो, यहाँ भी इन के पहले नॉट ओनली। ए मेयर नॉट ओनली ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क। ये तो सेंटेंस का कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन बना है ना, ठीक है, जहाँ पे सारा सेंटेंस में नॉट ओनली में है, बट कुछ सेंटेंसेस मैंने दिया है जहाँ पे बट ऑल्सो में भी है। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, अभी तो ये नॉट ओनली वाला करवा दिया। नेक्स्ट, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। जितने भी डिप्लोमेट्स थे कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। आंसर बताइए इसका। None of the diplomats आज बहुत दिनों बाद लाइव क्लास लगा रहे हैं। वेलकम मंजू वर्मा, वेलकम। कहाँ रहते हैं कि बहुत दिनों बाद लगा रहे हैं? हाँ, सेंटेंस देखिए, ये नन छोड़ दीजिए, ये नन सही है। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, ये सही है, ठीक है। इसको गलती से भी नीदर करने की कोशिश मत करना, ठीक है। वहां का नन कंजंक्शन है ही नहीं, वहां का नन प्रोनाउन है, छेड़छाड़ करना ही नहीं। कहाँ पे सेंटेंस जुड़ रहा है? यहाँ पे। या हाँ, वॉज एबल, ना तो वो प्रॉब्लम समझ पा रहे थे ना सॉल्व कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंस में नीदर लगाओगे या यहाँ पे नॉर करने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसा नहीं है, ये सही है ना। प्रॉब्लम ईदर, दे वर नॉट एबल टू ईदर सॉल्व द प्रॉब्लम, ये इधर और का कॉम्बिनेशन सही है, इधर और का कॉम्बिनेशन सही है। ओके, इधर और नहीं, सॉल्व्ड नहीं होगा, सॉल्व्ड नहीं होगा। किसका क्वेश्चन है? प्रताप, सॉल्व्ड नहीं होगा। टू लगा है ना, टू के साथ V1 है। अगर ये इन्फिनिटिव है, ये V1 है, तो ये भी V1 ही रहे। गलती से भी उसको सॉल्व नहीं करना है। 5 बार भी सॉल्व लिखोगे फिर भी आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। सॉल्व लिख रहे हैं, V1 होगा, V1। टू कॉम्प्रीहेंड, टू के साथ V1 और से जुड़ा है, ये भी V1 रहे। हाँ, अब सेंटेंस देखो, ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग थे ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे थे ना समझ पा रहे थे। किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है सॉल्व और कॉम्प्रीहेंड। ना प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे ना समझ पा रहे थे, तो सॉल्व तो सही लगा है और के पहले, ठीक है। जो और लगा है वो सॉल्व के पहले लगा है, वो अब के पहले, सही सही है, ये सही है। गड़बड़ी यहाँ पे, ठीक है, गड़बड़ी यहाँ पे। इधर को भी किसके पहले चाहिए? इधर यहाँ लगा दो, वॉज एबल टू यहाँ पे लगेगा, इधर बाद में आए। इधर कॉम्प्रीहेंड, देखो कॉम्प्रीहेंड के पहले इधर आ गया और सॉल्व के पहले और आ गया। यस, वॉज एबल टू इधर सॉल्व और सॉल्व द कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम। ओके, वॉज एबल टू, वेरी गुड। सना वेरी गुड। चलो, एंड दिस इज फाइनली योर एंड ऑफ what? This is fine. End of conjunction. This is finally our end of conjunction. Conjunction हमने खत्म कर लिया। ओके, अब क्लोज टेस्ट करेंगे और क्लोज टेस्ट के बाद प्रेपोजिशन पे चलेंगे। प्रेपोजिशन लेंथी टॉपिक है। प्रेपोजिशन पढ़ाते पढ़ाते मैं साथ साथ आपको फिक्स भी करवाने लगूंगी, फ्रेजल वर्ब भी करवाने लगूंगी। लेंथी टॉपिक। ओके, चलो पहले एक क्लोज टेस्ट कर लिया जाए पहले।
एक चीज और याद रखना है, कंजंक्शन, सॉरी, सबसे पहले जो बोलना चाह रही हूँ समझ लो, पहले क्लोज टेस्ट करवाऊंगी फिर मैं आपको प्रेपोजिशन करवाऊंगी। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। ब्यूटीफुल क्यों है, आपने देखा होगा अगर मैंने यूट्यूब पे जो फ्री सेशन डालती हूँ उसमें अगर सबसे ज्यादा पढ़ाया है कोई चीज, तो सबसे ज्यादा कोई चीज पढ़ाया है तो उसको प्रेपोजिशन को पढ़ाया, ठीक है, प्रेपोजिशन ही पढ़ाया है मैंने। और लेंदी टॉपिक है, लेंदी टॉपिक इसलिए क्योंकि एक तो प्रेपोजिशन आप पढ़ोगे, इन, इनटू, ये सब तो पढ़ना ही है, एट कब लगाते हैं, ऑन कब लगाते हैं, ये सब पढ़ना है। ओके, ये सब पढ़ना है। नहीं, लेंदी नहीं है, लेंदी नहीं लेंदी नहीं है। हाँ, ये तो पढ़ना है और आप लोगों को बहुत मजा आता है ये पढ़ने में। कहाँ इन लगता है, कहाँ इनटू लगता है, ठीक है, कहाँ एट लगता है, कहाँ ऑन, बिटवीन, अमंग, ये सब है इंपॉर्टेंट, ये सब है इंपॉर्टेंट, बट ये 30% ही इंपॉर्टेंट, बट आप इसी में खो जाते हैं। ओके, यू पीपल आर सो इंटरेस्टेड इन रीडिंग इन, इनटू, एट, ऑन, बिटवीन, अमंग, ये तो है ही 30%, बट जो चीज आप लोग इग्नोर कर देते हो ना, बाकी 70% एरर वहीं से आता है। 70% एरर प्रेपोजिशन का कहाँ से आता है, फिक्स प्रेपोजिशन, एंड यू पीपल इग्नोर इट। फिक्स प्रेपोजिशन से आता है और दूसरा आता है फ्रेजल वर्ब्स। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स, okay, these fixed preposition and phrasal verb, they constitute a very important, a very vital part of preposition. And instead of paying attention on this 30%, I'm not telling you don't have to do this 30%, we have to do this, but we have to concentrate more on this 70% part, that is fixed preposition and phrasal verbs, because most of the questions based on preposition, okay, they ask from fixed preposition and phrasal verb. हाँ, थैंक यू उस्मान, अच्छा पढ़ाती है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना, इसको इग्नोर कर देते हो आप लोग। फ्रेजल वर्ब एक बहुत बड़ा दुख दर्द है, लेकिन ठीक है, हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। फिक्स प्रेपोजिशन करेंगे, इसको भी करना है, ठीक है, इसको भी करना है, इसको छोड़ना नहीं है, करना सब है। 2 बार टू नहीं लगाओगे, 2 बार उमेश, 2 बार टू लगाने की जरूरत नहीं है ना, एक बार भी लगा दिया काम हो गया। टू कॉम्प्रीहेंड और टू सॉल्व, 2 बार टू नहीं भी लगाना है, ऐसा एक बार भी लग गया ना, इस टू को कॉमन मान लिया, इस टू को कॉमन मान लिया, V1 और V1, 2 बार भी लगा दोगे वैसा कोई एरर नहीं है, ऐसा कोई एरर नहीं है। ओके, पूरा एक ही चीज लिख लिख के सब स्पैम कर देंगे। ओके, तो चलो पहले हम लोग अपना क्लोज टेस्ट कर लिया जाए। ओके, लेट अस डू क्लोज टेस्ट एंड देन विल डू प्रेपोजिशन। तब तक आप कंजंक्शन बनाए रखना। हाँ, आपके YouTube पे बहुत सारी क्लासेस देखी है। आज मैंने YouTube पे बच्चे बहुत दिनों से क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, तो क्लोज टेस्ट रखा है। अब आपका YouTube पे PYQ का सीरीज शुरू होगा, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या मंडे से करूँ। PYQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो बच्चे CH, अभी तो सबसे जल्द जो एग्जाम है दैट इज आई थिंक 12 अक्टूबर को CHSL है, ठीक है, CHSL का एग्जाम है। अब तो एग्जाम टाइम आ गया है, अब एग्जाम टाइम आ गया है। नहीं, ये नहीं करवाऊंगी, ये तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है एग्जाम टाइम। तो PYQs की सीरीज भी देखोगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा प्रीवियस पेपर का। ये भी शायद मैंने आपको करवा दिया, 8 करवा दिया है, 9th भी हो गया है। हाँ, चलो 10th वाला, I don't think we have done 10th। CDS का भी कराना, ओके। ये हो गया है, करप्शन इज अ डैश, एक बार बता दीजिए, हैव वी डन दिस? इस बार स्टेनोग्राफर क्लियर करना है, अब की बार स्टेनोग्राफर पार नहीं हुआ है, नहीं हुआ। चलो मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया, 2-3 मिनट का टाइम दिया। और ये जो मैंने आपको क्लोज टेस्ट आपके स्टडी मटेरियल में डाला हुआ है ना, काइंडली इसको बनाते रहिए घर पे, मेरा वेट मत करिए, काफी सारे क्लोज टेस्ट है, आप बनाते रहिए, और जब मैं करवाऊं तो अपना आंसर टैली करिए, आंसर टैली करिए। यस,
हाँ ये प्रीवियस पेपर है वैष्णवी, ये प्रीवियस पेपर है। आपको मैं इतना स्मार्ट दिखती हूँ कि ये मैंने अपने से बनाया है। आप देखना धीरे धीरे क्लोज टेस्ट का लेवल मैंने बढ़ाते जा रही हूँ। ओके। अब की बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल पार, बिल्कुल। ये सब मैंने प्रीवियस पेपर का ही, और मैंने आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए शुरू में सारा प्री का रखा है, लेकिन जैसे जैसे आप लास्ट में देख रहे होगे ना 50, 60, 70 के बाद थोड़ा सा क्लोज टेस्ट का लेवल बढ़ रहा है। जैसे अभी मैं मेंस में क्या कर रही हूँ, जो मेंस का बैच अनअकैडमी में शुरू किया है उसमें 2 तरह का क्लोज टेस्ट करवा रही थी। कल नॉर्मल क्लोज टेस्ट, आज हिंदू वाला, हिंदी एडिटोरियल से क्लोज टेस्ट, फिर नॉर्मल क्लोज टेस्ट, फिर हिंदू एडिटोरियल से। सब तरह का क्लोज टेस्ट आपको करके जाना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ना मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं कि अपने से क्लोज टेस्ट बना के ऑप्शन बना दूं। हाँ, और एक चीज और बिफोर बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एक चीज और, ये जो सीईटी को लेके आप बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ये जो सीईटी है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कल इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार ये कब से एग्जीक्यूट हो रहा है, कब से लागू हो रहा है? 2021 सितंबर से। ठीक है, 2000 से। हाँ, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है सुष्मिता कि मैं आपको थोड़ी पर्सनली जानती हूँ या पर्सनली। हाँ, पैसेज भी होगा। सीईटी 2020 से आ रहा है, सॉरी 21 से आ रहा है सितंबर में। ओके, अभी तो इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दिया है, अभी सितंबर भी लिख दिया है। सितंबर में ये तभी आएगा ना। अभी आपके पास टारगेट क्या है? जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनका टारगेट 2021 नहीं है, उनका टारगेट 2020 है। ठीक है, जो बच्चे ग्रेजुएट्स है, जो अंडर ग्रेजुएट्स है तो वो तो 21 में करेंगे। हाँ, पैसेज भी होगा। उनका टारगेट 2020 है। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टीचर्स सीईटी पे वीडियोस बना दे रहे हैं और बच्चे मिसगाइडेड हो जा रहे हैं। आपको अभी ये सोचना ही नहीं है, ये तो सितंबर में आएगा, 2021 सितंबर में, और वो भी टेंटेटिव डेट है। 21 में ये तभी आएगा ना जब 2020 का एग्जाम टाइमली हो जाए। अभी 2019 का मेंस होगा, 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये पहले खत्म होगा, फिर 2020 का प्री आएगा। ठीक है, 2000 प्री इस साल निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर 2020 का मेंस तो इस साल होगा नहीं, अगर बहुत सारा सब चीज टाइम से हो रहा है। ओके, इफ थिंग्स आर वर्किंग इन अ प्रॉपर मैनर, मेंस ये एनी कॉज 2021 में होगा इसका। ये सब होते होते फिर डिस्क्रिप्टिव होते होते तब आपकी बारी आएगी। इन्होंने तो सितंबर बोल दिया है, क्या ठिकाना है, हो सकता है 2022 भी चल जाए। तो अभी आप परेशान नहीं हो सीईटी को लेकर, अभी आपका टारगेट, ठीक है, मेंस वाले तो मेंस देंगे ही, बट मैक्सिमम बच्चों का टारगेट 20 है अभी, और सीईटी को लेके परेशान नहीं होना है। और ठीक है, जब तक सीईटी अपना सिलेबस क्लियर नहीं कर रहा है तब तक कोई भी बैच बनाना फुलिशनेस है। जब भी सीईटी अपना क्लियर नहीं कर रहा है, और कोई भी अगर क्लियर कर भी दे देता है ना तो इंग्लिश रहेगा ही, और कुछ नहीं होगा। सीईटी में नाउन नहीं बदलेगा, सीईटी में वही नाउन रहेगा, वही ग्रामर रहेगा, वही वोकैब रहेगा। तो वो सब सोच के अपना दिमाग नहीं इधर उधर करना है। ठीक है, हाँ। और हाँ, बस थोड़ा सा यही होगा ना कि स्टेनो वाले जो बच्चे जो मैथ्स जिनका नहीं था अब उनका मैथ्स आ जाएगा, रेलवे का इंग्लिश नहीं था अब इंग्लिश आ जाएगा। बट एसएससी वाले बच्चे दोनों साइड से एडवांटेज में। अब देखना एसएससी वाले बच्चों का जीएस का लेवल बढ़ा दे। हाँ, बॉयज इतना मैसेज करते हैं कि मैं देख ही नहीं पाती हूँ। यस, हाँ, आई एम अंडर ग्रेजुएट बबीना, तो आप अभी टाइम है आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इसके लिए। सीईटी बैच बना के ब्रह्मास्त्र बैच में टीचर वही पढ़ाएंगे जो अभी पढ़ा रहे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पढ़ के एक बार कमेंट बॉक्स में डन बोलिएगा।
डन हो गया। चलिए, करप्शन से रिलेटेड है, करप्शन से रिलेटेड है। करप्शन इज अ डैश, करप्शन एक डैश है विच हैज बीन स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैला हुआ है, इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी, चाहे सोसाइटी, कम्युनिटी या डैश के लोग हैं। इट इज द मिस ट्रीटमेंट, गलत तरह से ट्रीटमेंट होता है किसका? पब्लिक रिसोर्सेज का। क्यों? क्यों? फॉर गेटिंग सम डैश एडवांटेज, टू फिलफिल लिटिल विश, अपनी विश को पूरा करने के लिए पब्लिक रिसोर्सेज को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। ओके, इट इज कनेक्टेड विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज ऑफ पावर एंड डैश बाय एनीवन, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। It affects the growth and development of the nation in all aspects, like socially, dash and politically. जल्दी से बताइए, आंसर बताना शुरू करिए। Corruption is a dash. Corruption is a, आंसर बताना। Corruption is a dash. यहाँ पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव चाहिए? यहाँ पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव चाहिए? अगर आप लोग बोल रहे हो ना कि ये वाला हो गया है, अगर हो गया है तो फिर आपके आंसर्स गलत क्यों आ रहे हैं? आपके आंसर्स गलत क्यों आ रहे हैं? एक तो ग्रास रूट बोल रहे हैं, ग्रास रूट पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। जैसे बोलते हैं ना ग्रास रूट, मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि मोदी जी ग्रास रूट लेवल से काम नहीं करते हैं। ग्रास रूट का मतलब होता है एकदम बेसिक लेवल, जमीनी स्तर से। तो करप्शन इज अ ग्रास रूट थोड़ी है। और पल्यूटेंट किसको बोलते हैं? पल्यूटेंट उसको बोलते हैं जो पॉल्यूशन फैलाता है। पॉल्यूशन फैलाने वाला चीज पल्यूटेंट होता है। बट करप्शन तो खुद फैला हुआ है, करप्शन विच हैज बीन स्प्रेड, करप्शन खुद फैला हुआ है, वो किसी चीज को फैला नहीं रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा करप्शन इज अ हैवॉक, हैवॉक का मतलब है तबाही, डिस्ट्रक्शन। आपको, और करप्शन इज अ पॉइजन, करप्शन इज अ पॉइजन और करप्शन इज अ डिस्ट्रक्शन, हैवॉक। ये दोनों में आप स्टक हो सकते हो, ये दोनों में आप स्टक हो सकते हो। लेकिन आगे जाके देखो, स्प्रेड, स्प्रेड है, फैला हुआ है। कोई भी चीज स्प्रेड है, फैला हुआ है और जनरली लिक्विड वाली चीज है। पॉइजन, इसे बोलते हैं ना पॉइजन चारों ओर फैली हुई है, पॉइजन होगा, पॉइजन। करप्शन इज अ पॉइजन विच हैज बीन स्प्रेड इन द माइंड्स ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी एंड डैश। गलत लोगों के दिमाग में है, रॉन्ग पीपल के दिमाग में करप्शन है, चाहे वो सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, चाहे वो क्या हो, कंपनी तो नहीं होगा, यूनिवर्स। अब छोटे छोटे देखो, आंसर देखो यहाँ पे, नेशन है यहाँ पे, नेशन। नेशन का मतलब क्या है? कंट्री। तो आंसर इज कंट्री। कंट्री बड़ा है, कंट्री में कम्युनिटी होता है, समुदाय, और उसी समुदाय में समाज होता है। तो उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में डाला है, कंट्री, कंट्री। इट इज कंसर्न्ड, हाँ एक मिनट, मिसस्टेटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज फॉर गेटिंग सम डैश एडवांटेज। पब्लिक रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज किया जाता है, कैसा एडवांटेज लेने के लिए? फ्रूटफुल तो नहीं होगा ना, गलत, गलत तरीके से एडवांटेज लेना, उसी को करप्शन बोलते हैं। फ्रूटफुल नहीं होगा, फ्रूटफुल का मतलब होता है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव ये नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखो ना, ऐसे ऐसे कमेंट देना बंद करो। एयरफोर्स के पेपर के हिसाब से करप्शन कर, सॉरी एयरफोर्स के पेपर के हिसाब से प्रेपोजिशन करवाओ, उसके हिसाब से प्रेपोजिशन करवाओ। मैं किसी के हिसाब से नहीं करवाऊंगी, मैं पूरा प्रेपोजिशन करवाऊंगी। जहां जहां जो जो आएगा आपको अटेम्प्ट करना है उस पेपर के, ऐसा थोड़ी तैयारी करते हैं। इट इज कंसर्न, हाँ, टू गेट सम डैश एडवांटेज, फेवरेट एडवांटेज नहीं होगा, विशफुल नहीं, अनफेयर, अनफेयर मतलब गलत तरीके से, विशफुल नहीं होगा, विशफुल बिल्कुल नहीं होगा। विशफुल मतलब अपने विश के अनुसार नहीं, अनफेयर, अनफेयर मतलब देखो पब्लिक रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज कर रहे हो ना, अनफेयर, गलत तरीके से एडवांटेज ले रहे हो अपनी विश को पूरा करने के लिए। तो ये नहीं होगा टू गेट विशफुल एडवांटेज, अपनी विश को करने के लिए नहीं, गलत तरीके से। It is concerned with the unnecessary and wrong use of power and dash. करप्शन में आप क्या करते हो? करप्ट लोग जो होते हैं ना, वो गलत तरीके से अपने पावर, पावर और किसका यूज करते हैं? पावर एंड पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन होगा, पावर के साथ पोजीशन हो। पोजीशन मतलब आपको कंपनी में कोई पोजीशन मिला है, कोई अथॉरिटी मिला है, और उसी पोजीशन और पावर,
पावर एंड पोजिशन, आपको पोजीशन मिली है तभी तो आपको पावर भी मिला होगा, उसी का गलत यूज करना। पावर एंड स्टेटस नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेटस मिला है तो आप गलत तरीके से यूज करोगे। स्टेटस तो एक लेवल है, इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस। पावर एंड पावर मिला है, पोजीशन है, तभी तो आप पावर का यूज करते हो बाय एनीवन, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ये अफेक्ट करता है नेगेटिव तरीके से कंट्री को हर पहलू पे, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो। ये तो आप अक्सर पढ़ते हैं पॉलिटी वगैरह में, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ओके, ये तो इजी वाला था। ये आपका आई थिंक 2016 का प्री का है, 16 और 17 प्री का है। चलो एक और कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा प्री लेवल करेंगे, फिर धीरे धीरे लेंथ बढ़ाऊंगी। मेरा 4 सही हुआ तो एक गलत क्यों हो गया? थर्ड वाला रिपीट करिए। थर्ड वाला, हाँ, अनफेयर एडवांटेज। गलत तरीके से रिसोर्सेस को यूज करोगे। अनफेयर एडवांटेज मतलब वो एडवांटेज आपको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप करप्शन करके फायदा उठा रहे। जैसे बोलते हैं ना अनफेयर, एग्जाम के समय अनफेयर मीन्स मत यूज करना गलत तरीके से, मतलब चीटिंग करके। चीटिंग। माई नेम इज खान। ओके, माई नेम इज खान, तो क्या बोलूं मैं आगे? माई नेम इज खान बोल रहे हो, आगे क्या बोलूं मैं? क्या सुनना चाह रहे हो? अनुचित तरीके से लाभ। एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ओके, वर्ल्ड इसलिए नहीं होगा, ठीक है, वर्ल्ड इसलिए नहीं होगा। देखो यहाँ पे बात हो रही है पूरे नेशन की बात हो रही है। ये नेशन को, किसी राष्ट्र को सब पहलू पे अफेक्ट करता है, तो यहाँ नेशन ही आएगा सिंस आगे जाके। उसीलिए क्लोज टेस्ट पहले पढ़ लेना है। उमेश एक बार भी आप मैसेज करोगे ना, मैं समझ जाऊंगी। चलो इसके लिए भी टाइम दिया, उसके बाद मैं प्रेपोजिशन स्टार्ट करूंगी। फिफ्थ का आंसर इकोनॉमिकली था। क्या था? इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। हैवॉक वाला रॉन्ग हो गया। ओके, हैवॉक स्प्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला आओ। फॉर जनरेशंस मैन, एक बार पढ़ के पहले डन बोलिए। कभी कभी इजी लगता है, कभी कभी इजी लगता है, एरर हो जाता है उसी में। मैम मेरा 2 ही सही हुआ है, नीड प्रैक्टिस। लेकिन ये तो अच्छा था ना पंकज, ये तो अच्छा वाला क्लोज टेस्ट था। अभी तो लेवल बढ़ेगा। डन। ये क्या है? मैन और वाइल्ड है। एनवायरमेंट नहीं बोलोगे, मैन और वाइल्ड का कंपटीशन वाला है। मैन और वाइल्ड मतलब वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल, ठीक है। मैन और वाइल्ड, मैन वर्सेस वाइल्ड। फॉर जनरेशंस मैन हैज डैश अगेंस्ट द वाइल्ड्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड। वाइल्ड मतलब जंगली जानवर एंड ऑल, प्लांट्स, एनिमल्स के खिलाफ। टू क्रिएट अ वर्ल्ड whether only he dash that whether animals and plants survive or dash out। जब भी क्लोज टेस्ट पढ़ोगे तो बीच में रुकोगी नहीं, जहां फुल स्टॉप होगा वहीं तक पढ़ना है, वहीं पे रुकना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आए। फॉर जनरेशन मैन हैज डैश अगेंस्ट द वाइल्ड। सदियों से, जनरेशन से मैन ने वाइल्ड के खिलाफ डैश किया। अगेंस्ट है तो खिलाफ डैश किया है। क्या किया, किस लिए इसके खिलाफ लड़ा है? वाइल्ड के एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए जहां वेर ओनली ही किसके लिए? मैन के लिए। ही डैश करेगा कि मैन प्लांट्स एंड एनिमल्स सरवाइव करेगा या डैश होगा। हाँ चलो बताओ आंसर। देखो मैंने बोला था ना कि ऐसे देख के बहुत इजी लगता है,
ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लोज टेस्ट। ऑल द ऑप्शंस यू विल फाइंड कि सारे ऑप्शंस तो हो सकते हैं, बट कुछ ऑप्शंस को हम ग्रामर के बेसिस पे यू कैन एलिमिनेट, और कुछ को तो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे करना है। अब देखो, जब आपके फिल अप द ब्लैंक्स के बाद कोई किसी भी ब्लैंक के बाद कोई प्रेपोजिशन आ गया ना, where if in a sentence you have a preposition after the blank, this preposition will help you to a great extent in eliminating the options। ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा ऑप्शन छाटने में। अब बताओ, अगेंस्ट किसके साथ आए? चैलेंज। कुछ बच्चे चैलेंज बोल रहे हैं, चैलेंज आएगा? कभी भी बोलोगे आई चैलेंज अगेंस्ट हिम बोलते हो या आई चैलेंज्ड हिम? क्या बोलोगे? आई चैलेंज हिम, यस, एलिमिनेशन होना चाहिए। आई चैलेंज्ड हिम या आई चैलेंज्ड अगेंस्ट हिम। चैलेंज का मतलब ही होता है किसी के खिलाफ हो, फिर अगेंस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं। फेस करना भी मतलब है किसी का सामना करना। आई फेस्ड अगेंस्ट हिम नहीं होगा, आई फेस्ड हिम, मैंने उसका सामना किया। ये भी हटा, ये भी होता, आई फेस्ड अगेंस्ट नहीं होगा। हाँ चलो, अब आंसर बताइए। मैन स्टूड अगेंस्ट। स्टूड अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ, स्टूड के साथ अगेंस्ट लगेगा। मैन हैज स्ट्रगल अगेंस्ट, स्ट्रगल अगेंस्ट भी हो सकता है और स्टूड के साथ भी अगेंस्ट हो सकता है। यही दोनों में से आंसर है। स्ट्रगल है, स्टूड है, दोनों आंसर आ रहा है, दोनों आंसर। आगे लाइन पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा। आप सर्वाइवल के लिए क्या करते हो? सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं हम? स्ट्रगल, स्टूड, जैसे मैं आपके खिलाफ खड़ी हूं, ठीक है, मैं आपके खिलाफ खड़ी हूं, आई स्टूड अगेंस्ट हिम, मैं किसी के खिलाफ खड़ी हूं। जैसे आप लीडर्स वगैरह इलेक्शंस में किसी के खिलाफ खड़ा है, और स्ट्रगल करना मतलब जूझना, ठीक है, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर फाइटिंग, जूझ रहे हो आप। तो आप सर्वाइवल के लिए किसी के खिलाफ खड़े नहीं होते हो, आप स्ट्रगल करते हो। मैन हैज स्ट्रगल करके, जूझ करके मैन डैश करेगा कि प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव करेगा या डैश होगा। तो इट्स स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हो। इसीलिए मैंने बोला ना, कुछ तो प्रेपोजिशन के बेसिस पे छांट लो, ओके, और कुछ आप, और हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे 2 मंथ से अन अकेडमी पे भी क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस चल रहा है। शुरू में मैं देखती थी बच्चों के 0, किसी का 2, 1, 0, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि क्लोज टेस्ट क्यों ऐसा आता था, क्योंकि वो क्या करते थे ना, जैसे क्वेश्चन देखते थे अगेंस्ट है तो क्या क्या चैलेंज और वो सब लगा दिया। अब वो समझ गए हैं कि क्लोज टेस्ट में एक सेकेंड थॉट देना है, समझना है कि कोई भी आंसर पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। अगर सब आंसर लग रहा है कि ये भी होगा, ये भी होगा, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो क्ल्यू छोड़ा है ना, ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको। तो स्ट्रगल, मैन स्ट्रगल, जनरेशन से मैन, और देखो फॉर जनरेशन मतलब जनरेशन से मैन जूझता आ रहा है, स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है, ओके, अगेंस्ट द वाइल्ड टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर ओनली ही डैश, वेयर ही थिंक्स, ही एडवाइजेस। एडवाइस तो नहीं है ना कि मैन सुझाव देगा। आगे देखो, मैन सुझाव देगा कि प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव करेगा या डैश होगा, एडवाइस तो नहीं हो। बताओ, डिसाइड मैन, डिसाइड, मैन ओनली डिसाइड, मैन डिसाइड करेगा, ओके, बिकॉज मैन इतने जनरेशन से जूझ रहा है अगेंस्ट द वाइल्ड। एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करेगा मैन, अपना एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करेगा जिसमें उसकी डोमिनेंस होगी, मैन का डोमिनेंस होगा, वो रूलर होगा और वो डिसाइड करेगा कि एनिमल्स एंड प्लांट सर्वाइव करेगा, बचेगा या डैश होगा। बताओ क्या होगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव करेगा या डैश होगा? मैन और एनिमल्स सरवाइव करेगा या पूरी तरह से इस धरती से डैश आउट हो जाएगा, डैश आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक टेक आउट करना मतलब क्या होता है? जैसे शुगर केन से जूस टेक आउट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये नहीं होगा टेक आउट निकालने के सेंस में। पुट आउट फ्रेजल वर्ब है जो कि मैंने यूट्यूब पे काफी बार करवाया भी है। पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझा देना। थ्रो आउट भी नहीं होगा,
मैन और एनिमल सर्वाइव और आर थ्रोन आउट। थ्रोन आउट का मतलब होता है सिंपली फेंक देना, बट वाइप आउट का मतलब होता है, वाइप आउट इज अबॉलिश, पूरा नामो निशान मिटा देना, वाइप होगा। या प्लांट्स एंड एनिमल्स इस धरती पे सरवाइव करेगा या तो उसका पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा। थ्रो आउट का मतलब है सिंपली फेंक देना, वाइप आउट इज अबॉलिश, इरेडिकेट कर देना, एक्सपंज कर देना, रेज कर देना, नामो निशान मिटा देना। अर्लियर, पहले वी एक्सेप्टेड, हमने एक्सेप्ट कर लिया था एज सेल्फ एविडेंट, सेल्फ क्लियर दैट एनी डैश इन आवर एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्रॉट अबाउट बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजह से हमारे एनवायरमेंट में क्या हुआ, इंक्रीमेंट तो नहीं होगा, इंक्रीमेंट तो सैलरी वगैरह की होती है। चलो बताओ, डिफरेंसेस, चेंजेस, रिप्लेसमेंट्स। इंक्रीमेंट छांट दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आपके एनवायरमेंट में डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस का मतलब है असमानता, भेदभाव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहा है, रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा। रिप्लेसमेंट का मतलब है ना रिप्लेस कर देना, एक चीज हटा के उसके बदले कोई दूसरा चीज आ रहा है, नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आपके वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। अबाउट बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी इम्प्रूवमेंट्स डैश द वर्ल्ड ऑफ आवर डैश। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो चेंजेस हमारे एनवायरमेंट में आ रहे हैं, मस्ट बी इम्प्रूवमेंट, वो एक इम्प्रूवमेंट की तरह आना चाहिए। मस्ट बी इम्प्रूवमेंट्स डैश द वर्ल्ड, ये तो कर लोगे, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, हमारे दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड ऑफ आवर डैश, बताना। अबोरिजिन्स, एंशिएंट, सक्सेसर, एंसेस्टर्स। सेंटेंस देखो, अच्छा एक देखो, ये एंशिएंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एंशिएंट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, नहीं एंशिएंट आंसर नहीं होगा, वही मैं बता रही हूँ, एंशिएंट प्राचीन, एंशिएंट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना, एंशिएंट एडजेक्टिव है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो एंशिएंट एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, आवर है, आवर पोजेसिव है, और पोजेसिव के बाद नाउन चाहिए, ये तो वैसे ही हट गया। अबोरिजिन्स, अबोरिजिन्स का मतलब आपके, अबोरिजिन्स का मतलब होता है ना नेटिव, आपके नेटिव्स, निवासी, निवासी, तो अबोरिजिन्स भी नहीं होगा आंसर, नेटिव, वहां के नेटिव लोग, निवासी, पुराने। अब बताओ सक्सेसर, सक्सेसर मतलब आने वाली पीढ़ी, और एंसेस्टर इज पूर्वज, पूर्वज। अब देखो, सेंटेंस देखना, सेंटेंस देखना, अब कॉन्टेक्स्ट देखो, डैश आवर एनवायरमेंट, अर्लियर वी एक्सेप्टेड दैट एनी डैश इन आवर एनवायरमेंट brought about must be improvements in the world of our dash। कुछ बच्चे सक्सेसर बोल रहे हैं, कुछ बच्चे एंसेस्टर बोल रहे हैं। सक्सेसर है, एंसेस्टर है, अच्छा जिस मस्ट बी अर्लियर वी एक्सेप्टेड, हाँ अर्लियर अर्लियर हमने ये चीज एक्सेप्ट किया था कि एनी एनवायरमेंट में जो चेंज आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, तो हमारे आने वाली पीढ़ी है ना, आने वाली दोनों है, सक्सेसर, आने वाली पीढ़ी के लिए एक इम्प्रूवमेंट ही होगा, सक्सेसर्स हो, सक्सेसर्स, क्योंकि चेंज आ रहा है। अर्लियर मतलब पहले, एंसेस्टर वाले जमाने में जो चेंजेस हुआ है वो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। यस, ओके, तो चलो इसको 2 क्लोज टेस्ट हमारा हो गया है। अब आते हैं हम प्रेपोजिशन पे। लेट अस स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल टॉपिक, दैट इज प्रेपोजिशन। पीपीटी भैया ने इसमें स्लाइड डाला नहीं है, अब मुझे उनसे स्लाइड डलवाना होगा।
नहीं तो ऐसे ही गायब होते रहेगा। फोर सही हुआ है, धीरे धीरे आपका सही होगा। अच्छा, आई हैव वॉच द मूवी द स्काई इज पिंक, तो अच्छी बात है ना, उसी का है ना सुशांत सिंह। हाँ, विकास भैया ने डाला नहीं है। उड़ीसा से प्यार आपके लिए थैंक यू, थैंक यू। मेंस है नवंबर में, डर लग रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, डर लग रहा है तो अच्छी बात है। डर लग रहा है इसका मतलब है आपकी तैयारी है। नहीं डर लग रहा है, कोई तैयारी नहीं। डर लग रहा है, डर लग रहा है। ऑल करेक्ट अमित, वेरी गुड, इजी था। शिवा, मिटिगेट, मिटिगेट करना मतलब क्या होता है? मिट्टी, गेट पे मिट्टी डाल के सारा शांत कर दिया, चाहे सारा करे कराए पे मिट्टी डाल दिया। एंग्री था, मिट्टी डाल के उसको शांत कर दिया, मिट्टी डाल के उसको शांत कर दिया। मिटिगेट करना मतलब होता है किसी चीज के इफेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना, एलिविएट करना। अभी तो बहुत सारे वर्ड्स करवाए, किसी चीज को डिमिनिश करना, एसवेज करना, पैसिफाई करना, मॉलिफाई करना, एले करना, प्लेकेट करना, बहुत सारे वर्ड्स हमने किया है। अपीस करना, शांत करना, किसी चीज के इफेक्ट को सूद करना, काम डाउन करना, काम डाउन करना। मिटिगेट, मिटिगेट करना, सूद, अपीस, किसी चीज के इफेक्ट को कम करना। इट्स रेनिंग इन बिहार। हाँ, तो बिहार पीपल आर एंजॉइंग द रेन, दे आर एंजॉइंग द इलेक्शन फॉरवर, जो इलेक्शन का चल रहा है। एंसेस्टर भी आपके पूर्वज, जैसे आपके एंसेस्टर्स आपके ग्रैंडफादर एंड ऑल थे, और सक्सेसर इज आपकी आने वाली पीढ़ी। हाँ, वर्ड पावर अच्छा था। बिहार पीपल दे आर एंजॉइंग कोरोना, दे आर एंजॉइंग इलेक्शन फॉरवर्ड जो चल रहा है, इलेक्शन की हवा, एंड बारिश भी इंजॉय कर रहे हैं, बारिश भी इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो लेट अस स्टार्ट विद प्रीपोजिशन। मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया ही था जब मैंने आपको फंडामेंटल्स करवाया था, ठीक है। जब हमने फंडामेंटल्स किया था उसमें आपको बताया था प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री प्लस पोजिशन। इसको हम लोग थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं। प्री प्लस पोजिशन इज इक्वल टू प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन, इसके नाम में पोजिशन क्यों है? प्री का मतलब है पहले, प्री इज पहले, और पोजिशन इज द जगह, द प्लेस, द स्थान। तो इसके नाम में प्री प्लस, इन प्रेपोजिशन हिंदी इज नोन एज संबंध सूचक या संबंध वाचक। ये संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। इसके नाम में स्थान क्यों है, पोजिशन नाम क्यों है? क्योंकि इसका पोजिशन किसके पहले होता है, और प्री क्यों है पहले, तो इसका स्थान किसके पहले होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो प्रेपोजिशंस आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। अगर देखो शीतल, अगर आप बोलोगे ना, अगर आप मुझसे बोलोगे, अब पता नहीं कोई बच्चे हैं कि नहीं, मेंस की तैयारी एक अलग तरीके से होती है, ठीक है। अगर आप इस बार मेंस दे रहे हो ना, इस बार अगर मेंस दे रहे हो तो अनअकैडमी पे जो मेंस का बैच शुरू हुआ है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, अगर इस बार दे रहे हो। लेकिन अगर आप इस बार मेंस नहीं दे रहे हो तो इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, यहीं से काम हो जाएगा, यहीं से काम हो जाएगा। बिकॉज यू नो कि अब तो मेंस के बच्चों को बहुत ज्यादा, जो मेंस नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं उसको फिर से ये सब थोड़ी पढ़ना है, वो तो पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे इस बार नहीं दे रहे उन्हें मेंस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, इसी से आपका काम हो जाएगा। ये प्री प्लस मेंस का बैच। तो प्रेपोजिशन इज प्री प्लस पोजिशन। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसका पोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जीरेंड नहीं लिखा है। क्या प्रेपोजिशन जीरेंड के साथ आ सकता है? जैसे लिखा मैंने, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उसे पढ़ने का शौक है, तो दिस इज ऑल्सो प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन किसके पहले आ रहा है? ये मत बोलना कि मैम आपने तो बोला है प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, बट यहाँ तो आपने वर्ब के पहले लगा दिया। बट ये वर्ब नहीं है, ये है क्या? जीरेंड।
और जीरेंड भी क्या होता है? नाउन। जीरेंड भी नाउन होता है। हाँ, हम लोग का बैच प्री प्लस मेंस का है, ये आपका आराम से हो जाएगा। इस बार जो मैं इस बार जो मेंस दे रहे हैं, मेंस का बैच देखोगे, कल मैंने पढ़ा है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस। तो प्रेपोजिशन, यहाँ जो प्रेपोजिशन था उसको आप गलती से भी इसको आईएनजी को नाउन, सॉरी वर्ब मत समझना, ये जीरेंड है और जीरेंड भी नाउन होता है। लेकिन याद रखना है कि क्या प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव आ सकता है, ये मैंने वर्ब में ही पढ़ा दिया और आपका काम इजी है। आपने वर्ब को इतना डिटेल में पढ़ा है कि अब आपको ये सब चीजें इजी लगने लगेगी। क्या प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव आएगा? क्योंकि इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है। जैसे लिखा, ऐसा लिख सकती हूँ, ही इज फॉन्ड ऑफ टू ईट, ही इज फॉन्ड ऑफ टू ईट, वो आ सकता है। आप बोलोगे कि मैम प्रेपोजिशन तो नाउन से पहले आता है और इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है, बट नहीं, जीरेंड के पहले प्रेपोजिशन आ सकता है बट इन्फिनिटिव के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। ये मैंने आपको बता दिया जब जीरेंड पढ़ा रही थी ना, कि जहां जहां प्रेपोजिशन आ रहा है बाद में जीरेंड लगाते जाना, इन्फिनिटिव मत लगाना, इन्फिनिटिव मत लगाना। ओके, हाँ चलिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि प्रेपोजिशन का पोजीशन नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? अभी तो मैंने बस इसका डेफिनेशन बताया, इसका फंक्शन क्या होता है? इट शोज द रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये जो प्रेपोजिशन होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और इसका काम क्या होता है? जिस नाउन और प्रोनाउन के पहले वो लगता है उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ बताता है। एंड दैट दूसरा वर्ड कैन बी नाउन ऑल्सो, प्रोनाउन ऑल्सो, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो, ये आपको थ्योरी ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपेंस ना, थ्योरी में चीजें डिफिकल्ट लगने लगती है। आप सेंटेंस से समझ जाओ। इस सेंटेंस में ये प्रेपोजिशन है, दिस इज अ प्रेपोजिशन, दिस इज प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशन, सब प्रेपोजिशन है। और सबसे पहले प्रेपोजिशन होने के लिए क्या होना है? प्रेपोजिशन होने के लिए क्या होना है? नाउन से पहले लगना है। नाउन से पहले लगा है ना, म्यूजिक नाउन है, स्टेयर्स, स्टेयर्स में द लगा है, द लगा है, आर्टिकल लगा है, नाउन है, नाउन से पहले लगा है। टेबल नाउन है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन, यहाँ भी टेबल नाउन है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन। हाउस, माई को मत देखना, माई हाउस, हाउस नाउन है, नाउन के पहले प्रेपोजिशन। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं, ही सेड टू मी, ये टू क्या है? प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन किसके पहले लगा है? प्रोनाउन के पहले। तो सबसे पहले हमें यू आर रेसिडेंसी ऑफ, रेसिडेंसी नहीं बोलोगे, यू आर अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली या बिहार। रेसिडेंसी क्यों बोल दिया? एरर है आपके कमेंट में। यू आर अ रेसिडेंसी ऑफ नहीं, यू आर अ रेसिडेंट ऑफ, जहां का मान लो मुझे, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो prepositions are always used before nouns, or preposition can be used before a pronoun also. Preposition can be used before a gerund also, because a gerund is also a noun. Gerund is also a noun. Okay? अब देखो, अब ये काम क्या करता है? काम क्या करता है? हाँ, और preposition किसका, preposition जो है किसके पहले यूज होता है? नाउन या प्रोनाउन। और याद रखना है, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा। तो हाँ, तो ये जो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट? प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है ना, और नाउन और प्रोनाउन का काम क्या होता है? या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट। अब बताना, प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट होता है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है? प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा उसको सब्जेक्ट मानोगे या ऑब्जेक्ट? एक मिनट,
दिस इज अ प्रेपोजिशन एंड यू सी लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ऐसा यू सी लाइक छोड़ दो, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, क्लास भी नाउन। हाँ बताओ, प्रेपोजिशन का कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जो भी प्रेपोजिशन लगता है वो सब्जेक्ट के लिए नहीं लगता, ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। ये तो ऑब्जेक्ट के लिए लगा है, ये जो टू लगा है ना, किसके लिए लगा है? ऑब्जेक्ट के लिए। इस प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आया है वो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट है। ही ने किसको कहा? काम ही ने किया, बट सुना तो जाके मी ना, तो ऑब्जेक्ट का। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ द स्टूडेंट्स ऑफ यूसी लाइक, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यहाँ का ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, आर है, आर। और सब्जेक्ट से पहले, सॉरी वर्ब से पहले कभी ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है। मुझे ये ऑफ बताइए, ये ऑफ भी प्रेपोजिशन है। यस ललित, दिस इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, PLE वाला, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो याद रखना है, जो प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है ना, ठीक है, जो प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, ठीक है, आपने पढ़ा है कि वो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, प्रेपोजिशन का लेना देना ऑब्जेक्ट से है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट है। बट कई बार हम प्रेपोजिशन को सब्जेक्ट के लिए तो नहीं, बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए भी यूज करते हैं। हाँ, सब्जेक्ट के लिए कभी नहीं यूज होगा, बट सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ सब्जेक्ट। नॉट एज अ सब्जेक्ट। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेनी अ टाइम्स हमने एकदम दिमाग में रट रखा है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, बट प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ओके, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, उसी के बारे में कहाँ के स्टूडेंट्स? यूसी लाइफ के। तो एक्स्ट्रा जानकारी दिया जा रहा है स्टूडेंट्स के बारे में, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अब चलो थोड़ा सा मैं इसको साफ करती हूँ ताकि आपको बता सकूं। पहला स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि प्रेपोजिशन किसके पहले लगा है? यहाँ का प्रेपोजिशन नाउन के पहले लगा है, यहाँ भी नाउन के पहले नाउन था और नाउन था। प्रेपोजिशन नाउन के पहले लगता है और इसका काम क्या होता है? जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है वो उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन, इस नाउन का रिलेशन जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन जो ऑफ है, इस नाउन का रिलेशन सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द से बताएगा। इस प्रेपोजिशन जो है इस नाउन को किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करेगा, और वो दूसरा वर्ड कुछ भी हो सकता है, वो दूसरा वर्ड कुछ भी हो सकता है। बताओ। ये म्यूजिक किसको जोड़ रहा है? ये जो ऑफ है, ये जो ऑफ प्रेपोजिशन है, ये नाउन के पहले लगा है। अब बताओ, ये ऑफ इस नाउन को कौन से वर्ड से जोड़ रहा है? ही म्यूजिक नहीं है, इज म्यूजिक नहीं है, ही म्यूजिक का शौकीन है, फॉन्ड है। अब बताओ कि ये फॉन्ड क्या है? हाँ, फॉन्ड से जोड़ रहा है, फॉन्ड से। ये फॉन्ड क्या है? फॉन्ड क्या है? व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फॉन्ड? फॉन्ड, हाँ, तो फॉन्ड क्या है? फॉन्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। फॉन्ड मतलब शौकीन होना, फॉन्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने क्या किया? यहाँ का जो प्रेपोजिशन है इसने किसको जोड़ा? इसने नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ा, नाउन को एडजेक्टिव से। अभी मैंने बोला कि प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से जोड़ेगा, और वो दूसरा वर्ड कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ का प्रेपोजिशन का फंक्शन क्या था? इसने नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ा। उसीलिए हम प्रेपोजिशन को बोलते हैं ना वेरी फेथलेस टॉपिक, बहुत गद्दार है, ठीक है, बहुत गद्दार है ये। इसको हम बोल सकते हैं बहुत इनफिडिलिटी है, इनफिडल है, इनफिडिलिटी। गद्दार बोलते हैं परफिडी, गद्दार, परज्यूरी, ज्यूरी के सामने धोखा दे दिया। ये प्रेपोजिशन बहुत गद्दार है। गद्दार क्यों है? कंजंक्शन सबसे वफादार है, बिकॉज कंजंक्शन विल ज्वाइन सेम पार्ट ऑफ स्पीच। कंजंक्शन इज अ वेरी फेथफुल टॉपिक, बट प्रेपोजिशन किसी का रिलेशन किसी से बना देता है। देखो, इसने नाउन को जोड़ दिया है
एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव से। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स, ये स्टेयर्स नाउन है और ये ऑफ प्रेपोजिशन है। अब बताओ कि ये जो डबल एफ वाला ऑफ है ये स्टेयर्स को किससे जोड़ रहा है, किससे जोड़ रहा है? ही स्टेयर्स नहीं है, ही स्टेयर्स से जंप किया, स्लिप कर गया, तो ये वर्ब है, वर्ब है। व्हाट, स्टेयर्स से क्या हुआ? स्लिप हुआ। तो यहाँ का जो प्रेपोजिशन है, ये जो डबल एफ वाला ऑफ प्रेपोजिशन है, इसने क्या किया? स्टेयर्स को, नाउन को वर्ब से जोड़ा, नाउन को वर्ब से, स्लिप से। हाँ, सेडिशन है, ट्रीजन है, ट्रेचरी है, वर्ब से जोड़ रहा है। देखो किसी को किसी के साथ जोड़ दे रहा है। He wishes to go में go सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये बताया है मैंने। इन्फिनेटिव है, नाउन है, बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन ही होता है अंशु। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द बुक इज ऑन द टेबल, ये ऑन किसको जोड़ रहा है? बुक टेबल पर है, ये किसको जोड़ रहा है? टेबल को बुक से जोड़ रहा है। तो चलो यहाँ प्रेपोजिशन ने थोड़ी वफादारी दिखा दी, नाउन को नाउन से जोड़ा। जो बुक है, टेबल है, नाउन है, ठीक है। बुक कहाँ पे है? टेबल पे है। बुक भी नाउन है, टेबल भी नाउन हो। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ा, यहाँ नाउन को वर्ब से जोड़ा, यहाँ नाउन को नाउन से जोड़ दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दोनों सेंटेंस मोर और लेस सेम है, मोर और लेस सेम है, बट दोनों में डिफरेंस देखो। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, यहाँ का ऑन प्रेपोजिशन है। अब ये किसको जोड़ रहा है? टेबल को, टेबल नाउन है। अब बताओ यहाँ बुक का टेबल पर क्या है? टेबल पर बुक है, नाउन को नाउन से जोड़ा। अब बताओ ये जो टेबल है ये किसको जोड़ा? ये जो ऑन है टेबल को किससे जोड़ रहा है? अभी मैं बताऊंगी ललित, अभी मैं बताऊंगी स्लिप्ड ऑफ। अभी आपको प्रेपोजिशन और एडवर्ब के बीच का डिफरेंस बताऊं। द बुक इज ऑन द टेबल नहीं है, द बुक इज लाइंग, लाइंग, द बुक इज लाइंग, टेबल पर पड़ा हुआ है, लाइंग वर्ब को जोड़ रहा है। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने टेबल को किससे जोड़ा है? लाइंग से, वर्ब से। नाउन को वर्ब से जोड़ा है, वर्ब से। नेक्स्ट देख लो, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, हाउस नाउन है, बिसाइड घर के बगल में टेम्पल है। तो यहाँ हाउस और टेम्पल को जोड़ रहा है। ये जो प्रेपोजिशन है नाउन को नाउन से जोड़ रहा है। ओके, तो प्रेपोजिशन किसी को किसी से भी रिलेट कर सकता है। जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी नाउन से भी बता सकता है। देखो नाउन का रिलेशन नाउन से प्रोनाउन से भी बता सकता है। ही सेड टू मी, यहाँ पे मी प्रोनाउन है, रिलेशन क्या है? क्या ये टू किसको जोड़ रहा है? प्रोनाउन को वर्ब से। ही मी नहीं है, मी को सेड किया गया। अभी मैं सब बताऊंगी, ये सब अभी नहीं पूछना है। अभी प्रेपोजिशन तो मैंने प्रॉपरली स्टार्ट ही नहीं किया और आप लोग शुरू हो गए डबल एफ ये सब हम लोग करेंगे। अभी नहीं, अभी बस अब बेसिक समझो। पहले एक बार मुझे बताओ, इज इट क्लियर? बस मुझे यहाँ पे बताना था प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? नाउन प्रोनाउन के पहले, और जीरेंड के पहले भी लग सकता है। जीरेंड नाउन होता है, इन्फिनेटिव के पहले नहीं लगता है। और नाउन प्रोनाउन के पहले लगकर ये नाउन प्रोनाउन का रिलेशन किसी से भी बता सकता है। नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव किसी से भी लिंक कर सकता है। ही एम्ड एट द बर्ड। अब नेक्स्ट पे आओ, पहले तो बेसिक क्लियर करो। हाँ, अभी बच्चे पूछ रहे थे ललित सोनी का था, गिव मी टाइम। Many a times the students are confused प्रेपोजिशन में और एडवर्ब में, बिकॉज ये जो डबल एफ है ना, कहीं पे प्रेपोजिशन का भी काम कर जाएगा और कहीं पे एडवर्ब का भी। ये जो इन है कहीं पे प्रेपोजिशन भी हो जाएगा, कहीं पे एडवर्ब भी हो जाएगा। देन देयर कम्स अ डिफिकल्टी, ओके, इन फाइंडिंग आउट हाउ विल वी डिसाइड कि वेदर इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस दिस डबल एफ इज अ प्रेपोजिशन और अ एडवर्ब। बस याद रखो कि ये जो ऑफ है अगर नाउन के पहले लगा है, ये जो ऑफ, इन, एट है, ये सब नाउन के पहले लगा है ना, नाउन के पहले लगा है तो इसको प्रेपोजिशन समझ लेना, अदरवाइज वो एडवर्ब है, पहला सेंटेंस देखो, द प्लेन टुक ऑफ। अब दोनों ऑफ में डिफरेंस बताओ। स्विच ऑफ द फैंस,
जवाब मांगो। किसको? क्या? क्या स्विच ऑफ करो? क्या? क्या स्विच ऑफ करो? स्विच ऑफ क्या? व्हाट का जवाब आ रहा है। व्हाट का जवाब आ रहा है इसका मतलब है नाउन है, और नाउन के पहले लगा है तो प्रेपोजिशन। किसी चीज को स्विच ऑफ करने की बात हो रही है ना, स्विच कोई ऑफ करेगा और जाके ऑफ फैन होगा। यहाँ का फैन ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। पहला वाला द प्लेन टुक ऑफ, प्लेन टेक ऑफ कर गया, प्लेन उड़ गया। कहाँ से उड़ा, क्या उड़ा, नहीं पता चल रहा है। इसके बाद कोई भी नाउन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ये टुक की विशेषता बता रहा है। टुक वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। पहला वाला ऑफ इज एडवर्ब। टेक ऑफ का ही पास्ट टेंस टुक ऑफ है। हाँ टेक ऑफ का ही पास्ट टेंस। टेंस बदलेगा, मीनिंग नहीं चेंज होगा। एंड आई वॉन्ट यू पीपल कि आराम से, टुडे इज ट्यूसडे ना, आराम से आप कंजंक्शन बनाओ। कंजंक्शन का तीनों शीट मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे है, आज एक बनाओगे, एक वेडनेसडे बनाओगे, एक थर्सडे बन जाएगा। तो विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। अभी तो मुझे कल मैं आपका वर्ब करवाऊंगी, कल मैं आपका वर्ब करवाऊंगी। नेक्स्ट देखो, ही वॉज इन द रूम। थर्ड में इन क्या है? ही वॉज इन द रूम। रूम नाउन है ना, नाउन के पहले आया तो प्रेपोजिशन है। और ही केम इन, वो आया और बैठ गया, कुछ भी नाउन वगैरह नहीं है, एडवर्ब है। केम की विशेषता बता रहा है, केम वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, कम डाउन, नीचे आ जाओ। डाउन यहाँ पे एडवर्ब हो गया। और यहाँ पे डाउन कहाँ? डाउन द रिवर, नाउन आ रहा है, नाउन के साथ है, सो दिस इज अ प्रेपोजिशन। ओके, प्रेपोजिशन। लेकिन एक जगह आपका और प्रॉब्लम आ सकता है, एक जगह आपका और प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज जब भी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत ट्रिक्स बताया जाता है ना, नाउन के पहले आ गया तो प्रेपोजिशन है, अगर नाउन नहीं है तो एडवर्ब है। बट यहाँ एक जगह आप फंस सकते हो, एक जगह आप फंसोगे। कहाँ पे? मैंने लिखा what are you looking at? अब बताओ ये एट क्या है यहाँ पे? अभी तो मैंने बताया, जैसे जैसे ये लिखिए, he looked at the bird, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ एट के बाद, ठीक है, प्रेपोजिशन को हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए, ठीक है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए प्रेपोजिशन को, ठीक है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये तो सही है, ही लुक्ड एट द बर्ड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बर्ड नाउन है, कोई भी बर्ड नाउन होता है, तो यहाँ तो प्रेपोजिशन नाउन के एट नाउन के पहले लगा है, सो दिस इज अ प्रेपोजिशन। बट व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? ना फ्रेजल वर्ब वो अलग है। ये क्या है? ये क्या है? प्रेपोजिशन है कि एडवर्ब है? अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ तो एट के पहले नहीं आया है, एट के पहले यहाँ पे कुछ भी नाउन नहीं आया है, तो इसका मतलब हम एडवर्ब माने? नहीं, ये एडवर्ब नहीं है, ये है तो प्रेपोजिशन, ये है तो प्रेपोजिशन ही, ये है नहीं, एडवर्ब नहीं है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखो ऐसे भी जा सकते हैं। मैंने आपसे पूछा आप किस ओर देख रहे हो, क्या चीज को देख रहे हो, तो अंडरस्टूड है ना कि आप किसी और, किसी व्यक्ति, किसी चीज को देख रहे हो जो छुपा हुआ है, ठीक है, मतलब कोई भी हिडन है, इसका ऑब्जेक्ट हिडन है, कि अंडरस्टूड है कि वो किसी और ही देख रहा होगा। और दूसरी बात वो भी छोड़ दो क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसका आंसर दूं ना, आई एम लुकिंग, अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किस ओर देख रहे हो, किसकी तरफ देख रहे हो, तो मैं आंसर देती हूँ आई एम लुकिंग एट द मैन, उस मैन की तरफ मैं देख रही हूँ। तो यहाँ तो क्लियर हो गया, किसकी ओर देख रहे हो? मैन की तरफ। यहाँ एन तो एट प्रेपोजिशन है क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल गया नाउन के रूप में, बट ये भी एट प्रेपोजिशन ही है। अब बताओ कि इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसका ऑब्जेक्ट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? व्हाट आर यू लुकिंग एट, इसका ऑब्जेक्ट है, किस ओर देख रहे हो? व्हाट के लिए लगा है, व्हाट के लिए, यू आर लुकिंग एट व्हाट,
वॉट ऐसा मैं लिखती ना, यू आर लुकिंग एट वॉट, वॉट का आंसर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, इसका है ये वॉट आर। ये जो वर्ब लगा है ना, ये जो वर्ब लगा है इसका, हाँ आप मुझे बोलोगे कि मैम इसको आपने सब्जेक्ट क्यों नहीं माना, आपको इसने सब्जेक्ट क्यों नहीं माना, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वॉट है ही नहीं। इस सेंटेंस का आप बोलोगे कि मैम ये वॉट तो आर के लिए लगा है ना, नहीं, इसका ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखने का काम यू कर रहा है, देखने का काम यू कर रहा है, तो यू सब्जेक्ट है, और जिस ओर देख रहा है जिसकी तरफ, वो तो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आर लगा है ये वॉट के लिए लगा नहीं है, ये किसके लिए लगा, यू के लिए, यू के साथ आर। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, और ये जो वॉट था ना ये ऑब्जेक्ट था जो इस प्रेपोजिशन का रिप्लाई दे रहा था, एट वॉट। यू सब्जेक्ट है, हाँ वॉट को सब्जेक्ट मत मानना, ओके। चलिए बताइए, इज इट क्लियर? तो वो ट्रिक, कहानी की सीख क्या है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ट्रिक्स पे नहीं जाना है, ओके। वो तो मैंने एक बता दिया आपको खुश करने के लिए, ठीक है। कल अपने वर्ड को कंजंक्शन बनाया था, हाँ, क्योंकि वहां पे जोड़ रहा था ना। कल वहां पे जोड़ रहा था, इसलिए मैंने कंजंक्शन बताया था। ये ही सेड, ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, ही सेड दैट व्हाट आई वॉज डूइंग। यहाँ तो हम कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ना, यहाँ तो कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ये देखो, ही क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। यहाँ पे जुड़ रहा है, दो क्लॉज है, बट वहां पे व्हाट दो को थोड़ी जुड़ रहा है। और यहाँ पे डैट हटाया मैं, क्योंकि व्हाट, WH व्हाट कंजंक्शन का काम कर जाता। वेरी ब्यूटीफुल, हाँ। तो यहाँ दैट नहीं लगाओगे, दो क्लॉज को जोड़ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है, रटा रटाया पे नहीं जाना है। सपोज ये देखो, कहाँ चली गई, कीप, एक मिनट, आप ये देख लो। अगर मैंने आपसे पूछा कि ये दैट क्या है, चलो वाइट इसी पे डाल देती हूँ, ब्लैक पे। अगर मैंने आपसे पूछा कि दैट क्या है, क्या बोलोगे? जैसे अभी आपने बोला ना मैम, आपने तो कल व्हाट को कंजंक्शन बनाया था, आज ऑब्जेक्ट बना दिया, पता नहीं अब प्रोनाउन भी बना दोगे किसी दिन, है प्रोनाउन होता है। बताओ, व्हाट इज दैट? कल बोलोगे मैम, कल तो आपने बताया था कि दैट कंजंक्शन है, ओके। मैं दैट को एडजेक्टिव भी यूज कर दूंगी, मैं दैट को प्रोनाउन भी यूज कर दूंगी, मैं दैट को रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज कर दूंगी। ये देखो, ही सेड, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इन द सेंटेंस, उस वर्ड का सेंटेंस में यूज किस तरीके से हुआ है, उसी, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, ठीक है, किस तरह से सेंटेंस में यूज हुआ है। ये देखो, ही सेड दैट ही वॉज प्रेजेंट। और फिर लिखा मैंने दैट बॉय हेल्प मी। फिर लिखा थर्ड वाला, ये दैट इज योर्स, ये सब तुम्हारा है, दैट इज योर्स। और फोर्थ लिखा मैंने दिस इज द बुक, दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्ट। देखो सब जगह दैट लगा है, यही चीज तो आपको सीखना है, यही चीज सीखना है। पहला वाला सेंटेंस में दैट क्या है, उसने कहा कि वो प्रेजेंट था, ही वॉज प्रेजेंट। यहाँ की है, की से सेंटेंस जुड़ता है, तो दैट ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। और ऐसा भी देखो ना, वी डोंट हैव टू गो डू द हिंदी, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, दो क्लॉज को डैट जोड़ रहा है, दो क्लॉज को डैट जोड़। नेक्स्ट देखो, दैट बॉय हेल्प मी, यहाँ तो दैट कंजंक्शन है नहीं, किसी को जोड़ नहीं रहा है। यहाँ दैट हम प्रोनाउन, दैट को प्रोनाउन नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बॉय नाउन है, इसको हम प्रोनाउन नहीं मान सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन एक साथ कभी नहीं आता, या तो नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है ना, तो दिस इज नॉट अ प्रोनाउन, दिस इज एन एडजेक्टिव। कौन सा बॉय? दैट बॉय। हम प्रोनाउन, हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, दिस इज एन एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव,
डेमोन्स्ट्रेटिव। और थर्ड वाला देखो, दैट इज योर्स, ये तुम्हारा है, ये इज है, ठीक है, दैट इज योर्स, ये सब तुम्हारा है। वर्ब है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन चाहिए। नाउन तो नहीं है यहाँ, दैट प्रोनाउन। अब यहाँ भी देख लो, दिस इज द सेम बुक, ये वही बुक है जो मुझे चाहिए। ये दैट किसके लिए लगा है? बुक के लिए लगा, और बुक के बदले लगने वाले, बुक नाउन है, नाउन के बदले लगने वाले वर्ड प्रोनाउन है। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन के लिए लगता है। तो मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको 3 days फंडामेंटल्स करवाया था, तो आई टोल्ड यू कि फंडामेंटल्स 3 days मैंने डिटेल में करवाया, बट दैट इज नॉट द एंड। हर दिन सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है बैच के एंड होने तक, सो दैट यू गेट टू नो, सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। फोर्थ में कंजंक्शन नहीं है, बिल्कुल कंजंक्शन नहीं है। ये वही बुक है जो मुझे चाहिए। यहाँ जो मुझे चाहिए, जो मतलब कौन? बुक के लिए, कंजंक्शन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ कुछ भी जुड़ नहीं रहा। प्रेपोजिशन मैंने पढ़ाया, प्रेपोजिशन एडवर्ब और प्रेपोजिशन के बीच का डिफरेंस बताया। और अब प्रेपोजिशन का पोजीशन देखो, प्रेपोजिशन का पोजीशन कहाँ होता है? बच्चों का कहना होता है, क्या मैम प्रेपोजिशन सेंटेंस के बीच में ही रहता है? प्रेपोजिशंस कैन बी इन द मिडिल ऑल्सो, इट कैन बी एट द बिगिनिंग ऑल्सो, और इट कैन बी एट द एंड ऑल्सो। ओके, हाँ, सेंटेंस देखना आप, इसको तो कीप कर दिया। सेंटेंस देखो, द पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप। प्रेपोजिशन यहाँ बीच में, ठीक है। यहाँ का प्रेपोजिशन एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी के समय मिनिस्टर वॉज प्रेजेंट। अब मुझे बताना कि ये जो एट है, ये जो एट के बाद इतना दूर जो आया है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? बताओ। चलो, पोस्टमैन कहाँ पे खड़ा था? दरवाजे पे, दरवाजे पे। ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ, इज इट नेसेसरी? ऐसा हमेशा नहीं होता है ना कि सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो। कभी कभी हम सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट कर सकते हैं, प्रेपोजिशन डालकर, प्रेपोजिशन डालकर। तो ये जो प्रेपोजिशन के बाद जितना आ रहा है ना, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट इज दिस। अगर मैं इसको ऐसा लिखती तब आपको दिक्कत नहीं होती। द मिनिस्टर ऐसा लिखती, द मिनिस्टर वॉज प्रेजेंट, द मिनिस्टर वॉज प्रेजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। आप समझ जाते हैं, मिनिस्टर है यहाँ पे, ठीक है, मिनिस्टर है यहाँ पे, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट डाल दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिया। लेकिन कभी कभी वो शुरू में भी लगा देते हैं, तो उसको सब्जेक्ट मत मानना। प्रेपोजिशन के बाद जो भी पार्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है। हाँ, सारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये। अब व्हाट आर यू लुकिंग एट, प्रेपोजिशन अंत में भी आ सकता है। कभी कभी हम अपने सेंटेंस को प्रेपोजिशन से एंड भी कर सकते हैं, इसको अपना ऑब्जेक्ट मानते हैं। ओके, प्रेपोजिशनल फ्रेज मैंने आपको बताया है, प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब, उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि प्रेपोजिशन सेंटेंस के बीच में, शुरू में, एंड में कहीं भी आ सकता है। देयर इज नो सच फिक्स पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, चलो बताओ प्रेजेंट क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट बताइए, द मिनिस्टर वॉज प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच, मनीष कुमार यादव, क्या है प्रेपोजिशन का पार्ट ऑफ स्पीच? सॉरी, प्रेजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच। मैम प्लीज पब्लिश योर बुक, आई वुड लव, आई वॉन्ट योर विशेज, आई वॉन्ट द विशेज ऑफ माई स्टूडेंट्स। कि मैम का अभी तो मेंस का बैच खत्म हो जाए ना, हर समय एक नया चैलेंज आ जा रहा है और मैं लेट हो जा रही हूँ। मेंस के बैच के बाद मैं थोड़ा सा अभी कोई बैचेस वगैरह इधर उधर नहीं लूंगी। फर्स्ट आई वर्क ऑन माई बुक, वर्क ऑन माई बुक। स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं मैम निकालिए जल्दी से बुक, आधा अधूरा काफी दिनों से है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, प्रेजेंट इज एन एडजेक्टिव। ओके, और प्रेजेंस, प्रेजेंस नाउन होता है, उपस्थिति। लव यू सुधांशु, प्लीज प्रे फॉर मी, गिव योर विशेज, गिव ऑल योर विशेज एंड शुभकामनाएं कि मैम अपना बुक अब जल्दी से जल्दी लिख दे।
कितने सारे मैं देख रही हूँ ना, जितना मैंने स्टफ दिया हुआ है ना यूट्यूब पे, जितना स्टफ दिया है उसको कट कॉपी करके कितने लोगों ने बुक लिख लिया है, और मैं अपने स्टडी मटेरियल का बुक नहीं लिख पाई। दिस इज आईनी, ये तो बहुत बड़ी आईनी है। कई बार देख रही हूँ कि कितना सारा रूट वर्ड का देखा है, कई टीचर्स ने पेस्ट कर लिया है, और मुझे कैसे पता चल जाता है कि वो पेस्ट है, क्योंकि मैंने जैसे जैसे वर्ड डाला है ना यूट्यूब पे, क्लास में भी मैं जैसे जैसे पढ़ाती हूँ एक वर्ड के बाद यही आता है। तो कट कॉपी पेस्ट करते समय ना स्मार्ट वही होते हैं जो वर्ड्स को इधर उधर बदल देते हैं। आई वोंट से कट कॉपी पेस्ट खराब नहीं है, बट उसमें भी थोड़ा सा इनोवेटिव चेंजेस लाओगे ना तो और भी चीज अच्छी हो जाती। तो सबने अभी माता आ रही है फास्ट रख में आपकी बुक के लिए। ओके माय गॉड, माता आ रही है, मैं बुक के लिए फास्टिंग रखूंगा। हाँ ये भी है, विश से क्या होगा कि मैम का दिमाग में बुक लिखने का जल्दी से आ जाए, वैसा वैसा कुछ कर लो। बताओ, इसको तो डाल दिया इसमें। अब आ जाओ टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस। टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस क्या था, कल का कुछ डाउट पूछ रहे हैं, क्या था कल का डाउट? टाइम से एंड करूंगी, फिर हम लोग का यूट्यूब सेशन भी है। प्रेपोजिशन के 3 टाइप्स है, ठीक है। इन तीनों के अलावा और भी प्रेपोजिशंस है, बट पहले मैं 3 अलग से पढ़ा दूंगी। एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है, एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, और एक डायरेक्शन भी होता है। अ सिंगल प्रेपोजिशन टाइम भी बता सकता है, प्लेस भी बता सकता है, डायरेक्शन भी बता सकता है। पहला देखो ये प्रेपोजिशन है। अच्छा ये डाउन नहीं है, इसको डॉन लिखो। डॉन का मतलब क्या होता है? डॉन का मतलब है अर्ली मॉर्निंग। डाउन हटा दो, DA कर दो, इसमें O हो गया। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, भोर, प्रातः, सुबह सुबह। हाँ ये बताइए, यहाँ का ये भी एट प्रेपोजिशन है, ये भी एट प्रेपोजिशन है, ये भी एट प्रेपोजिशन है। यहाँ मैं एंड करूंगी और कल से हम लोग प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस स्टार्ट करेंगे। भोर, हाँ भोर, अर्ली मॉर्निंग। टाइम बता रहा है, तो यहाँ का एट टाइम बता रहा है, तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है एट, ठीक है। उसने बर्ड पर निशाना लगाया, किस दिशा में? डायरेक्शन में, डायरेक्शन। तो यहाँ का एट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके, हाँ। और दूसरा, ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, कहाँ खड़ा था, जगह क्या था? बस स्टॉप, प्लेस। तो एक ही प्रेपोजिशन टाइम का भी काम कर सकता है, डायरेक्शन का भी काम कर सकता है, और प्लेस का भी। अब कल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, कल से हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम स्टार्ट करेंगे। और टाइम में भी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला सिंस एंड फॉर रखा है। सिंस एंड फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत कंजंक्शन में भी पढ़ाया था, बट यहाँ हम सिंस एंड फॉर को डील करेंगे एज अ प्रेपोजिशन। इससे जितने भी एरर्स निकल के आएंगे। ओके, तो लेट मी एंड द क्लास। अभी क्लास एंड करती हूँ, फिर कनेक्ट भी करना है, 11:30 से यूट्यूब भी है। ओके, थैंक यू एवरीवन। विल बी कंटिन्यूइंग विथ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम टुमारो। बैक स्लाइड क्या है? डायरेक्शन है, प्रेपोजिशन है, डायरेक्शन है, प्लेस है, डाल दिया बैक स्लाइड। थैंक यू एवरीवन।